Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 28th and 29th of April 2025. 28 एवं 29 अप्रैल 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। कल किन्हीं कारणों से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो आज हम उसको कवर करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है, कोई भी न्यूज़ आपकी मिस नहीं होगी, दैट इज़ माई पर्सनल गारंटी। ठीक है ना। तो अगर आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं करंट अफेयर्स के एनालिसिस को, तो प्लीज़ डू लाइक इट, है ना। छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगी कि मतलब लाइक कर दिया करें, माता रानी पाप चढ़ाएंगे नहीं तो फिर ऐसे करने पे, ठीक है ना। तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। सबसे पहले फ्रंट पेज की दो खबरों के साथ। फ्रंट पेज की पहली खबर तो है इंडियन फ्रांस फाइनलाइज एग्रीमेंट फॉर 26 राफेल एमएस। तो आपको पता है राफेल जेट, आप सबको पता है कि ऑलरेडी हमने फ्रांस से लिए हुए हैं। तो बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, एक तो फ्रांस से हम लेते हैं राफेल एम फाइटर जेट लेते हैं, है ना। दिस इज़ वन थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये 2030 तक पूरी डिलीवरी हो जाएगी। द डिलीवरी विल बी कंप्लीटेड बाय 2030। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि इसमें कस्टमाइजेशन करवाने के लिए हमने फ्रांस के गवर्नमेंट से कहा है। कस्टमाइजेशन किस तरीके से, जैसे हमारे यहाँ हमारा इंडिजिनस एक वेपन है अस्त्र। अस्त्र का काम क्या है? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, अस्त्र मिसाइल है ना। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए जैसे हमने कुछ कस्टमाइजेशन भेजे कि हमको अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को उसमें इंटीग्रेट करना है राफेल में, तो वो सारे प्रोविजंस भी वो बना करके देंगे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा दो और फैक्चुअल चीज़ें इसमें लिखी थी इस आर्टिकल में, जैसे कि इंडियन नेवी के बारे में कि करंटली 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है हमारे पास। एक आईएनएस विक्रमादित्य है जो हमने प्रोक्योर किया है रशिया से, आईएनएस विक्रमादित्य प्रोक्योर्ड फ्रॉम रशिया, एंड इंडिजिनस भी हमारा इंडिजिनसली बिल्ट भी है आईएनएस विक्रांत, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। विक्रमादित्य और विक्रांत, विक्रमादित्य हमने रशिया से प्रोक्योर किया है और विक्रांत हमारा इंडिजिनसली डेवलप्ड है। तो ये भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दूसरी जो न्यूज़ है वो है आईआईपी के रिगार्डिंग, यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आपको बता दूं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हर महीने कैलकुलेट किया जाता है। पहली चीज़ तो आप याद रखिए, हर महीने कैलकुलेट किया जाता है। 2011-12 का बेस ईयर है इसमें अभी तक। यूपीएससी में 2012 में क्वेश्चन पूछा था 8 कोर सेक्टर कौन कौन से हैं, तो मैं बता दूं आईआईपी का 40% जो वेटेज है, आईआईपी का 40.27% जो वेटेज है वो कोर सेक्टर्स का है। और उन कोर सेक्टर्स का जो रेशियो है, वेटेज है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं आपको बता दूं तो सबसे ज़्यादा वेटेज है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का, फिर स्टील का, फिर क्रूड ऑयल, फिर कोल का, फिर क्रूड ऑयल का, फिर नेचुरल गैस का, फिर सीमेंट का, फिर फर्टिलाइजर का। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेटेज, ये भी याद रखेगा, है ना। ये भी पूछ सकता है आपसे। एक तो कि 8 कोर सेक्टर कौन कौन से, तो 8 सेक्टर के नाम तो यही हो गए, रिफाइनरी स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। अब इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर भी है कि सबसे ज़्यादा रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, फिर स्टील है, फिर कोल है, फिर क्रूड ऑयल है, फिर नेचुरल गैस है, फिर सीमेंट है, फिर फर्टिलाइजर है। और टोटल वेटेज जो है कोर सेक्टर का वो 40.27% है आईआईपी का। आईआईपी के बारे में एक और चीज़ याद रखिएगा कि आईआईपी को कैलकुलेट कौन करता है, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। पहले इसको सीएसओ करता था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, लेकिन चूंकि सीएसओ को फिर मर्ज कर दिया गया एनएसओ में, तो अब एनएसओ ही नाम आप याद रखेंगे, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा ये कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, इसमें एक सेक्टर कोल जो है उसके बारे में भी क्वेश्चन 2012 और 2019 दोनों में पूछा गया था। कोल को पूछा गया था कि नेशनलाइज किसने किया था, तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 1971-73 में इसको नेशनलाइज किया था। इसके अलावा 2015 में कोल माइंस स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 2015 लाया गया था, विच इनेबल्ड द प्रोविजन फॉर एलोकेशन ऑफ कोल माइंस बाय वे ऑफ ऑक्शन एंड अलॉटमेंट ऑफ सेल ऑफ कोल। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ऑक्शन के माध्यम से कोल माइंस को एलोकेट करने का प्रोविजन कोल माइंस स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 2015 में इनेबल किया गया, याद रखेगा, ठीक है ना। इंडिया के मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट जो है कोल बेस्ड हैं, बट दे आर नॉट एबल टू गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ कोल फ्रॉम विद इन द कंट्री। 85% कोकिंग कोल हमको अपनी स्टील इंडस्ट्री के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है, याद रखेगा। तो कोकिंग कोल अपनी इंडिजिनस इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है, हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस। जो भी क्वेश्चन पुराने आए थे वो भी मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगली जो न्यूज़ है वो है 2024 में इंडिया का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर था वो 9 टाइम्स था पाकिस्तान से। पता नहीं क्यों पाकिस्तान का कंपैरिजन अब बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी आप सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में टेंशन्स ज़्यादा बढ़े हुए हैं, इसलिए हम जो भी बोलेंगे बात करेंगे डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पाकिस्तान के रेफरेंस पे ही रहेगी। तो ये रिपोर्ट है सिप्री की रिपोर्ट का नाम है ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024। ये सिप्री याद रखेगा स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ ये स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सॉरी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च
इंस्टीट्यूट। और ये क्या करता है, बेसिकली यही काम करता है कि आर्म्स किसने कितने हैं, आर्म्स किसने कितने एक्सपेंडिचर कितने किया तो डिफेंस में, आर्म्स में, इसके रिगार्डिंग ये सिपरी काम करता है। टॉप 5 मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स जो किए गए हैं कंट्रीज़ के द्वारा, उनमें सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड टॉप 5 मिलिट्री स्पेंडर्स कौन कौन से, तो टॉप 5 में 5 कंट्रीज़ हैं। सबसे ज़्यादा करता है यूएसए, सबसे ज़्यादा किया हुआ है, और चाइना सेकंड नंबर पे, रशिया तीसरे नंबर पे, जर्मनी चौथे नंबर पे और इंडिया 5वें नंबर पे। ठीक है ना, इंडियन सबको जोड़ दो तो 60% ऑफ द ग्लोबल टोटल एक्सपेंडिचर यही कंट्रीज़ करती हैं, यूएसए, चाइना, रशिया, जर्मनी एंड इंडिया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। टॉप 5 मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स का नाम, कंट्रीज़ का नाम भी याद रखना। आई होप अच्छा लग रहा होगा। अगली न्यूज़ है, स्टडी रिवील्स अर्बन स्पाइडर्स क्रिएट वेब्स टू ब्लॉक नॉइसेज। अब एक रिसर्च किया गया है जिसमें अर्बन वर्सेस रूरल जो स्पाइडर्स हैं, यानी कि जो ये क्या होता है, ये मकड़ी होती है ना, हाँ, मकड़ा मैन, स्पाइडर मैन, तो उसके लिए बताया गया कि स्पाइडर वेब्स क्या क्या काम करते हैं बेसिकली। तो अभी ये अर्बन और रूरल अडेप्टेशन के बारे में पता चला कि अर्बन स्पाइडर्स जो वेब बनाते हैं वो लाउड नॉइसेस को, लाउड और एम्बियंट वाइब्रेशंस को फिल्टर आउट करने के लिए होते हैं। ठीक है ना, फिल्टर करने के लिए मतलब उनको डैम्पन करते हैं, उनको कम करते हैं। और वहीं रूरल स्पाइडर्स जो रहते हैं वो वेब बनाते हैं, एम्पलीफाई करते हैं बायोलॉजिकली रिलेवेंट वाइब्रेशंस को। बायोलॉजिकली रिलेवेंट वाइब्रेशंस को मतलब कि जब बहुत शांत, क्योंकि अर्बन में ज़्यादा हल्ला है ना, तो वो क्या है कि बाहर का जो लाउड वाइब्रेशन है उसको डैम्प करेंगे, कम करेंगे, तब तो उनको मेन अपने प्रे को पता चलेगा। और वहीं पर रूरल एरियाज़ में क्या होता है, चूंकि वहाँ ऑलरेडी बहुत साइलेंस रहता है, तो वो जो बायोलॉजिकली सेंसिटिव बायोलॉजिकल वाइब्रेशंस है उनको एम्पलीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब कि जो कल्चरल सेटिंग है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, रूरल अर्बन सेटिंग का भी इम्पैक्ट पड़ता है कि वो वेब बनाया क्यों जा रहा है। ठीक है ना। और वेस्ट अफ्रीकन फोकलोर में अनानसे नाम का एक मकड़ी था, ग्रीक माइथोलॉजी में अराकने नाम की सेलिब्रेटेड स्पाइडर थे। तो दे आर बेसिकली दे आर रिवर्ड इन द फोकलोर्स, वेस्ट अफ्रीकन चाहे ग्रीक हो, दोनों में स्पाइडर्स का बहुत महत्व है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अच्छा आर्टिकल था, थोड़ा बहुत रिसर्च मैंने मेन आपको बता दी जो इंपॉर्टेंट थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब ये जो एडिटोरियल है ना, समझ लो लक्ष्मीकांत का एक पूरा डेप्यूटी स्पीकर वाला चैप्टर है ना, क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर के रोल के ऊपर ये आर्टिकल आया है। क्यों आया है इसका रीज़न पहले मैं आपको बताता हूँ। रीज़न ये है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत बड़ा एक मिसहैप हो रहा है इस समय। वो ये है कि डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट खाली है, और ये पोस्ट पूरे के पूरे 17th लोकसभा में खाली रही 2019 से 2024 तक। ठीक है ना। एंड 18वीं जो लोकसभा बनी हमारी 2024 के बाद, तो भी अभी तक डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट इलेक्ट नहीं की गई है ना। तो ये सबसे बड़ा ये ऑथर रहेगा कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा इस पार्लियामेंट में कभी नहीं हुआ है ना। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब ऐसा देखने को मिला है। अब आर्टिकल, इसमें 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है डेप्यूटी स्पीकर की अगर हम बात करें तो एक आर्टिकल 93 और 94। देखो सबसे पहले ऑथर ने कहा कि आर्टिकल 93 जब आप पढ़ेंगे तो कहता है, द हाउस ऑफ द पीपल शैल as soon as may be choose 2 members of the house to be respectively speaker and deputy speaker। मतलब deputy speaker के लिए भी क्या लिखा है, as soon as may be, मतलब कि as soon as possible एक तरीके से ना। तो ऑथर ने वही कहा कि as soon as possible को आपने इतना लंबा कैसे खींच दिया कि 6 साल से इलेक्ट ही नहीं हो पा रहा है ना, तो क्या उसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है। तो ऑथर ने वही कहा कि जो फ्रेज as soon as may be लिखा है वो अर्जेंसी दिखाता है, डिस्क्रिशन नहीं दिखाता, वो अर्जेंसी दिखाता है। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा कि डेप्यूटी स्पीकर का रोल कोई ऑप्शनल रोल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत उसको इक्वल फुटिंग पर रखा गया है, स्पीकर के बराबर रखा गया है। इनफैक्ट एक प्रोविजन मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ा हो आपने, तो उसमें लिखा है कि डेप्यूटी स्पीकर जिस भी कमेटी का मेंबर रहता है उसका ऑटोमेटिक चेयरपर्सन बन जाता है। मतलब डेप्यूटी स्पीकर के पास इतनी पावर है कि जिस भी कमेटी का वो मेंबर बनेगा ऑटोमेटिकली उसका चेयरपर्सन बन जाता है वो। ठीक है ना। आर्टिकल 94 ये कहता है कि डेप्यूटी स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस अंटिल दे रिजाइन और आर रिमूव्ड और सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 94 कहता है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑफिस में रहेगा अंटिल दे रिजाइन और रिमूव्ड और सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, है ना। तो ऑथर ने कहा कि इंटेंट क्लियर है, लोकसभा कभी फंक्शन नहीं करनी चाहिए विदाउट अ सेकंड इन कमांड, मतलब विदाउट डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा कभी नहीं करनी चाहिए थी, ऐसी उसकी मंशा थी। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड अब काम नहीं कर रहा है, पिछले 6 साल से डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट खाली है, वैकेंट है ना। ऑब्वियसली बात है, आप सबको पता है कि डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट कहलाती थी, है ना, जब ब्रिटिशर्स का टाइम था 1921 में। और फर्स्ट वन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी प्रेसिडेंट वो सच्चिदानंद सिन्हा 1921 में। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे जो पहले डेप्यूटी स्पीकर थे वो थे M.A. अयंगर, याद रखिएगा। M.A. अयंगर was the first deputy speaker of India's Lok Sabha।
1950 के बाद, ठीक है ना। एंड ही ऑल्सो सर्व्ड एज एक्टिंग स्पीकर जब स्पीकर जीवी मावलंकर की डेथ हुई 1956 में, तो एम.ए. अयंगर ने स्पीकर का रोल भी प्ले किया, क्योंकि इस डिप्टी स्पीकर का काम ही यही है ना कि जैसी इमरजेंसी कंडीशन में, यानी कि अगर रिजाइन या डेथ हो जाए स्पीकर की, तो ऑब्वियसली बात है इन दैट केस ही हेड्स द ऑफिस ऑफ द स्पीकर ऑल्सो। तो दैट इज़ वेरी समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए ऑथर ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज सुन एज मे भी लिखा है, इसमें एक टाइमलाइन होना चाहिए, तो वही सुप्रीम कोर्ट से वही वो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इसमें भी एक टाइमलाइन अगर आ जाती ताकि सेकंड इन कमांड हमेशा ऑफिस में रहता तो बहुत अच्छा रहता। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। दूसरा है इंडियन अर्बन फ्यूचर इज एट क्रॉस रोड्स। अब देखो सिंपल सी बात बता रहा हूँ, इस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा कंटेंट आपके लिए नहीं है, सिर्फ ये कि इंडिया का जो अर्बनाइजेशन है वो सही नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और SDG 11 जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अर्बनाइजेशन में क्या क्या प्रॉब्लम बता दूँ। सबसे पहले प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, सेकंड है प्रॉब्लम ऑफ कंजेशन, यानी कि अर्बनाइजेशन में जो कंजेशन क्रिएट किया है। तीसरा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज और ये सब में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, पोल्यूशन के बाद ऑब्वियसली बात ये भी क्रिएट होगा ना, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी है। इसके अलावा जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं वो सबसे ज़्यादा हार्ड हिट हैं, क्योंकि जो स्लम में रह रहे हैं, जो बॉटम डवेलर्स हैं एक तरीके से कहना चाहिए सोसाइटी में, उनको सबसे अधिक प्रॉब्लम हो रही है। एंड इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि जो हमारे अर्बन हीट आइलैंड्स बनते जा रहा है, अर्बन हीट आइलैंड्स मतलब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, स्पेशली जो कॉन्क्रीट के जंगल हमने बना रखे हैं ना, ये बिल्डिंग्स और ये सब बना रखी, वहाँ पे उन्हीं को अर्बन हीट आइलैंड बोला जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। ऑथर ने वही कहा कि SDG जो 11 था, 11 SDG क्या बोलता है, टू क्रिएट इंक्लूसिव सेफ रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल अर्बन इन्वायरमेंट बाय 2030, क्या वो हम रियलिटी में अचीव कर सकते हैं या नहीं, दैट इज द बिग क्वेश्चन। ऑथर ने कहा अगर वो कवर करना है, अगर ये कंप्लीट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको लोकल लेवल पे, यानी कि जो लोकल बॉडीज हैं उनको इंपावर करना पड़ेगा, आपको लोकल प्लान्स बनाने पड़ेंगे, इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, इसके अलावा रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग करिए आप, और उसके अलावा जो ये पुअर पीपल है उनकी नीड्स को एड्रेस करिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हार्ड हिट होने वाले हैं, ठीक है ना। तो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन सजेस्टेड बाय द ऑथर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल एज वेल। व्हाट विल डिटरमाइन द पपाल कॉन्क्लेव, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें काफ़ी फैक्ट्स आपको समझ में आएंगे, मैं बता देता हूँ। पपाल कॉन्क्लेव सबसे पहले होती क्या है, देखो पपाल कॉन्क्लेव याद रखिएगा, रोमन कैथोलिक चर्च न्यू पोप इलेक्ट करने के लिए जो कॉन्क्लेव रखता है ना, उसको पपाल कॉन्क्लेव कहते हैं, नया पोप इलेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है ना। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा कि इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है, तो इसमें कार्डिनल्स जो कि 80 साल से कम की उम्र के रहते हैं वो वोट करने के लिए एलिजिबल होते हैं, वही कार्डिनल इलेक्टर्स कहलाते हैं। कार्डिनल इलेक्टर्स याद रखिएगा, कार्डिनल्स अंडर द एज ऑफ 80, अभी नंबर 135 कार्डिनल्स हैं, कार्डिनल इलेक्टर अभी 135 हैं, ठीक है ना, वो वोट करेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, अगर पोप की डेथ होती है, रिजाइन कर देते हैं, तो फिर ये पेपाल कॉन्क्लेव होती है। कहाँ होती है, तो सिस्टीन चैपल वेटिकन सिटी में होती है। अब होगा क्या कि कार्डिनल्स जो हैं इनको मतलब सेक्लूडेड रखा जाएगा। कॉन्क्लेव का मतलब होता है विद द की, तो ये कम्युनिकेट नहीं कर सकते आउटसाइड वर्ल्ड से जब तक पोप का इलेक्शन ना हो जाए। 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है पोप को इलेक्ट करने के लिए, सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है। अगर कोई कैंडिडेट वोट नहीं रिसीव करता है, मतलब कोई पोप नहीं इलेक्ट होता है, तो एक ब्लैक स्मोक निकाला जाता है, काला धुआं किया जाता है, जो कि मतलब सिग्नल करता है नो डिसीजन। अगर पोप इलेक्ट हो जाता है तो एक वाइट स्मोक आता है जो कि सक्सेसफुल इलेक्शन कहता है, और जब पोप का इलेक्शन हो जाता है और पोप इलेक्ट हो जाता है तो वो बोलते हैं हैबिमस पैपम, यानी कि वी हैव अ पोप नाउ, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ये यूपीएससी पूछ सकता है, इसको याद रखेगा। आगे मूव करते देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अगर न्यूज़ आर्टिकल हैं आज के न्यूज़पेपर में तो देख लेते हैं। यहाँ तो मुझे अब ज़्यादा नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है कल कहाँ वैभव सूर्यवंशी की कल अगर आपने बैटिंग नहीं देखी तो मतलब बहुत कुछ मिस कर दिया। बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, हालांकि एजेस बहुत सारे लगे थे, बट 13-14 साल का जो भी है एज है, 14 का नहीं भी होगा तो 15 का होगा ज़्यादा से ज़्यादा यार, 16 का होगा, लेकिन 16 की एज में भी अगर मान के चले, 15 की एज मान के चले, 1 साल तो बढ़ा के रखते हैं हम, इंडियन पेरेंट्स हैं तो 1-2 साल तो बढ़ा के लिखेंगे ही। तो 14 अगर ऑन पेपर है ना तो 16 से कम तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि इंडिया में तो आदत है लोगों की मतलब बढ़ाना ही है कि जुलाई से सेशन स्टार्ट होगा तो आप देखना बहुत सारे आप लोग ऐसे होंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ जून और जुलाई होगा, है ना। तो जून और जुलाई वाले जितने भी है ना, कि जो 30 जून और 1 जुलाई करते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल चेंज रहती है। ये हमारे इंडियन पेरेंट्स का पता नहीं क्या तेज़ दिमाग चलता है कंप्यूटर वाला, वो कहते हैं 1 साल ज़्यादा नौकरी करेगा फिर बंदा। तो ऑल दिस थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट एनीवेज। देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। कल के न्यूज़पेपर की तरफ अगर बढ़े तो कल भी बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ आर्टिकल आए थे, वो हम एक एक करके देख लेते हैं। जो कल इंपॉर्टेंट आए थे वो मैं आपको पहले बता दूं। तो
कल के न्यूज़पेपर की जो पहली न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे, लेट मी ओपन दैट। हाँ, एक बहुत अच्छा आर्टिकल था, ओन मॉल्स फार्म्स डैम्स टोल प्लाजाज वाया रीट्स एंड इन्विट्स। अब यहाँ पे इकोनॉमी का ये टॉपिक है, दो चीज़ें इसमें न्यूज़ में थी, रीट यानी कि रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और दूसरा इन्विट यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है ना। अब रीट क्या होता है, बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा। रीट जैसे आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो ना, म्यूचुअल फंड में क्या खरीद करते हो, आपके शेयर्स खरीदते हो, एक बास्केट खरीदते हो जिसमें अलग अलग कंपनी के शेयर रहते हैं। ठीक है ना। वैसे ही रीट क्या है, रीट भी एक म्यूचुअल फंड जैसा ही है, जहां पे इन्वेस्टर अपनी पैसे को रियल इस्टेट इन प्रोजेक्ट्स में लगाता है। रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स में लगाता है मतलब कि वो केवल रेंटल इनकम अर्न करेगा या प्रॉफिट अर्न करेगा, है ना। ऐसा नहीं कि वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, वो केवल रेंटल इनकम और प्रॉफिट को अर्न करेगा और प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा। ठीक है ना। तो जब आप रीट में लगा रहे हो तो मतलब आप ऑफिस बिल्डिंग्स में लगा रहे हो या मॉल्स में लगा रहे हो या होटल्स में लगा रहे हो, तो इनको रीट कहा जाता है। ऑफिस बिल्डिंग, मॉल्स, होटल्स ये रीट के अंदर आते हैं, रियल इस्टेट के अंदर आते हैं। और अगर आप सपोज करो इनविट खरीद रहे हो, तो इनविट में क्या क्या आता है बता दूं। इनविट में जैसे आपका आता है डैम हो गया, पावर लाइंस हो गई, पाइप लाइंस हो गई। जब इनमें आप लगाते हो तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स है, हाईवेज हो गए, है ना, तो ये इन्विट्स में आता है। ठीक है ना। ये सेम टू सेम है ना। तो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में आप लगा रहे हो, यू डो नॉट ओन देम, बट आप उसमें रेंट और उसमें आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ठीक है ना। और अगर इसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर देंगे तो आप इजिली रीट के शेयर यूनिट्स खरीद सकते हो। तो आजकल तो ये भी होने लगा है ना, इनके भी यूनिट्स आने लगे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द रीट्स एंड इन्विट्स। अगला देखते हैं क्या आर्टिकल है, अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल इज बेसिकली फ्रॉम हेयर। Now this is something very very important. RNA based antiviral offers a strong defense against deadly agri virus. अब एग्रीकल्चरल वायरसेस के बारे में आ गया कि भैया एग्रीकल्चर वायरस से बहुत ज़्यादा प्लांट परेशान है। फंगाई और बैक्टीरिया को तो आप चलो ख़त्म कर सकते हो यूजिंग पेस्टिसाइड्स एंड फंजीसाइड्स, लेकिन वायरस को कंप्लीट ख़त्म करने के लिए आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं रहता है। इसमें मेन वायरस का जो नाम आया हुआ है कुकुम्बर मोज़ैक वायरस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, कुकुम्बर मोज़ैक वायरस जो है वो 1200 प्लांट स्पीशीज़ को ख़राब कर सकता है, जिसमें कि क्यूकम्बर, स्क्वैश, सीरियल्स, मेडिसिनल प्लांट्स, बनाना, आपका मेलन, पंपकिन सब आता है। तो अगर यूपीएससी आपको बेवकूफ़ बनाए लिखे कि क्यूकम्बर मोज़ैक वायरस केवल क्यूकम्बर को इम्पैक्ट करता है तो गलत हो जाएगा, है ना। 1200 प्लांट स्पीशीज़ को ख़त्म करता है, जिसमें कि क्यूकम्बर, स्क्वैश, सेरल्स, पंपकिन और वाटरमेलन सब आता है। ठीक है। और ये नुकसान बहुत ज़्यादा है, लगभग मतलब बनाना में केवल बनाना में 30% नुकसान जो है कुकुम्बर मोज़ैक वायरस के कारण होता है, और कुकुम्बर, मेलन और इन सब में तो 70% तक का नुकसान करता है ये। और अब इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, तो देखो ऑथर ने एक टेक्निक बताई यहाँ पे, RNA साइलेंसिंग। Now the researchers are using this technique called RNA साइलेंसिंग। RNA साइलेंसिंग एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। RNA साइलेंसिंग एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। कैसे काम करता है ये, जब एक वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करेगा ना, तो एक प्लांट जो है वो dsRNA यानी कि डबल स्ट्रैंडेड RNA इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना। अब ये dsRNA क्या करेगा, ये dsRNA जो है ये प्लांट के इम्यून सिस्टम को गाइड करेगा फिर। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब इसमें याद रखिएगा कि प्लांट जो है एक एक्टिवेट करता है DCL यानी कि डाइसर लाइक एंजाइम। अब डाइसर लाइक एंजाइम क्या करता है, dsRNA को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देता है। इन फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA, siRNA बोलते हैं। तो पहले dsRNA निकालेगा और एक DCL निकालेगा, डाइसर लाइक एंजाइम। DCL क्या करेगा, dsRNA को छोटे छोटे उसमें ब्रेक कर देगा फ्रेगमेंट्स में, जिनको हम बोलते हैं स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA। अब ये siRNA क्या करेंगे, फिर प्लांट के डिफेंस सिस्टम को गाइड करेंगे और जो आपका वायरस है उसको फिर डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है ना। तो यही एक टेक्निक है। इसकी दो टेक्निक्स बना ली हैं रिसर्चर्स ने, एक तो है होस्ट इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग और दूसरा है स्प्रे इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग। होस्ट इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग क्या है कि जिसमें कि प्लांट को आप जेनेटिकली मॉडिफाई करते हो इस तरीके से कि वो खुद ही dsRNA अपने आप निकालता रहे, और दूसरा स्प्रे इन्फ्यूज्ड जो इंड्यूस्ड है उसमें आप स्प्रे करते हो बाहर से, ताकि प्लांट्स ट्रीज के थ्रू उसको एब्जॉर्ब कर लें और dsRNA को, और फिर वो उसके काम करें। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। दैट वाज समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। असम राइफल्स में पहली डॉग वुमेन हैंडलर
आई हैं, तो इनका नाम याद रखेगा राइफल वुमेन श्री लक्ष्मी पीवी। असम राइफल्स के बारे में अगर आपको थोड़ा बताऊं तो असम राइफल्स ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है भारत की। ओरिजिनली 1835 कछार लेवी में के रूप में इसको ऑपरेट किया जाता था, एंड ये दोनों के अंदर आती है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है, लेकिन ऑपरेशनल कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडियन आर्मी के अंदर है। इसका मोटो है फ्रेंड ऑफ द पीपल, यानी सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। आई होप you will remember that as well. So that is it, something for the day. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.